अस्सलाम वालेकुम जी। आज मेरे साथ एक फ़ैमिली मौजूद है और ये जो दोनों बच्चे हैं मेरे साथ, अब्दुल्ला हैं और ईमान हैं, इनके मदर हैं मिसेस काशिफ़। ये दोनों बच्चे पैदाइशी डेफ़ थे, यानी सुन नहीं सकते थे और ज़ाहिर है जब सुन नहीं सकते थे तो ये बोल भी नहीं सकते थे। तो इनकी वालिदा ने इनकी एक ऐसी सर्जरी करवाई, मैं बड़ा हैरान हुआ जब इन्होंने मुझे डिटेल बताई और इन्होंने कहा हम इस पे बात करते हैं कि पूरी इनकी वालिदा स्टोरी सुनाएंगी इन बच्चों की कि कैसे ये बिल्कुल नहीं सुन सकते थे और अब ये नॉर्मल बच्चों की तरह लाइफ गुजार रहे हैं, बात भी करते हैं और स्कूल में पोजीशन होल्डर हैं और नॉर्मल स्कूल में पढ़ते हैं। तो इस वीडियो का मेन मकसद ये है कि अगर कोई भी बच्चा बच्ची आप अपने इलाके में, आसपास फैमिली में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में जानते हैं कि जिसको ये इशू है, वो गूंगे हैं या बहरे हैं, मतलब डेफ के वो सुन नहीं सकते, उनका कोई भी प्रॉब्लम है, तो लाजमी उन तक ये वीडियो पहुँचाएँ, उन तक ये पूरी स्टोरी पहुँचाएँ कि किस तरीके से एक बेहतरीन किस्म के ऑपरेट के बाद ये नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। स्टोरी इनकी बड़ी इमोशनल है। जब इनकी वालिदा सुना रही थी मुझे खुद भी बड़ा हो रहा था कि यार किस तरीके से ये सारी इन्होंने हिम्मत की और सारा किया। पहले हम अब्दुल्ला से बात करते हैं। कैसे हैं अब्दुल्ला आप? सब ठीक है, लगा शुक्र। अच्छा, आप बिल्कुल नॉर्मल बिल्कुल नॉर्मल जैसे आप बोल रहे हैं, बिल्कुल मैं वैसे बोलता हूँ। बस डिफरेंस ये है कि आपको एक डिवाइस लगी है। एक डिवाइस लगी हुई है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मुझे ये बिल्कुल फील नहीं होता कि मैं डिवाइस लगाई हुई है। मतलब मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे ये डिवाइस लगी हुई है और मैं हर एक मतलब कोई भी गैदरिंग है, फैमिली गैदरिंग है, दोस्तों की गैदरिंग है, तो मैं एक मतलब सुन भी रहा हूँ, बोल भी रहा हूँ। मतलब इस तरह का कोई सीन नहीं है कि मैं पछता रहा हूँ कि ये मुझे क्यों लग गई। अल्लाह का शुक्र है मुझे लगी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह। अभी ईमान बेटा थोड़ी सी बात आप बताएंगे, ठीक है? फिर हम आपकी मामा से बात करेंगे जो आपकी पूरी डिटेल बताएंगी। आप बताएं कि आप कौन से स्कूल में पढ़ती हैं, कौन सी क्लास में हैं और क्या चल रहा है लाइफ में? मेरा भी यही है, मेरी क्लास 4 है और मेरे फ्रेंड्स मुझे हमेशा पूछते हैं कि आपके ईयर में क्या लगा हुआ है। मैं पूरी डिवाइस की पूरी स्टोरी सुनाती हूँ, पहले अपने भाई की, उसके बाद मैं अपनी सुनाती हूँ, उसके बाद मैं अपनी फिर मामा ने जो मुझे स्टोरी सुनाई थी उसके बाद मैं सारी सुनाती हूँ। टीचर्स भी कुछ टीचर्स सुनती हैं जब मैं नई क्लास में हो जाती हूँ। अच्छा, आप बताइएगा प्लीज़ ये कंप्लीट कि क्या हुआ था, क्या प्रोसीजर था अब्दुल्ला का, फिर उसके बाद ईमान का, किस एज में और किस तरीके से आपने डिसीजन लिया? इनके जो अंदर इम्प्लांट हुआ है कॉकलियर इम्प्लांट, वो कैसे हुआ? बाहर की डिवाइस क्या प्रोसेस होता है, क्या बैटरी, क्या सेल्स, पूरा ज़रा बताइएगा प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मिसेस काशिफ़ हूँ और ये दोनों मेरे बच्चे अब्दुल्ला काशिफ़ और ईमान काशिफ़, ये दोनों बाय बर्थ हेयरिंग लॉस था इनको, लाइक वी कैन कंसिडर एज डेफ। ये जब दोनों पैदा हुए तो ऑल्दो मुझे पता तो नहीं था कि इनको ये इशू है। एक दिन रात को अराउंड 3-3:30 बजे के लिए लाइट चली गई ना। लाइट जब वापस आई तो टीवी ऑन था और टीवी के शोर से मतलब मैं भी उठ गई और मेरे हस्बैंड भी उठ गए, लेकिन अब्दुल्ला डिडंट मूव। मैं बहुत परेशान हुई कि लोग तो कहते हैं कि भाई बच्चे तो हल्की से आवाज़ से उठ जाते हैं, तो ये तो एक अच्छा खासा शोर क्रिएट हुआ है, तो ये क्यों नहीं उठा? दैट नाइट आई वॉज थिंकिंग ओवर इट कि ये क्यों नहीं उठा। मतलब वो सारी रात कभी कुछ बजाते हुए, खड़काते हुए, चाबियाँ बजाते हुए, चमचा बजाते हुए कि ये अभी उठता है, अभी उठता है। ऑल दो मैंने इसको उठाया है, वो रात बहुत मुश्किल गुजरी। अगले दिन द वेरी नेक्स्ट डे आई वेंट टू एन ऑडियोलॉजिस्ट। मैंने गूगल किया कि भाई अब इस पर कैसे पता चलेगा इसको क्या प्रॉब्लम है। वहाँ पे लिखा हुआ था कि जी ऑडियोलॉजिस्ट को दिखाएं। मैं एक ऑडियोलॉजिस्ट पे गई, वहाँ पे अब्दुल्ला का एक टेस्ट हुआ जो कि इसको सुला कर होना था। वो सुला कर हुआ, वो इसके यहाँ पर सारे इन्होंने वो तारे शारे लगा दी। उस टेस्ट के बाद पता चला कि जी अब्दुल्ला इज़ बोर्न विद प्रोफाउंड हेयरिंग लॉस। और प्रोफाउंड हेयरिंग लॉस क्या था? इट इज़ लाइक अबव 110 हर्ट्स। मतलब हमारी जो नॉर्मल हेयरिंग है ये 20 हर्ट्स है। इसमें 4 स्टेजेस होती हैं, माइल्ड, मॉडरेट, स्वेयर एंड प्रोफाउंड। जो माइल्ड एंड मॉडरेट वाले हैं उनको तो हेयरिंग एड लग जाता है जिससे बच्चे सुन लेते हैं, लेकिन स्वेयर वालों को हेयरिंग एड से आवाज़ नहीं आती। और प्रोफाउंड वालों के लिए हेयरिंग एड बिल्कुल फजूल है, उनके लिए कोई फ़ायदा नहीं है उसका ना। तो फिर उसके लिए डॉक्टर्स ने बताया एट दैट टाइम कि कॉकलियर इम्प्लांट एक सर्जरी है, उसको करवाने से आपके बच्चे सुन सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली दैट वाज अ वेरी मेजर सर्जरी। वो ये कान के पीछे यहाँ से कट करने के बाद एक अंदर प्रॉपर ड्रिल होगा आपका ये ब्रेन, वहाँ पे एक बेड बनेगा, उस पर मशीन फिट होगी। अब इस वक्त इनके अंदर भी एक डिवाइस फिट है और बाहर भी एक डिवाइस फिट है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये कॉकलियर इम्प्लांट है और ये एक मैग्नेट है। ये जब मैं छोड़ूंगी ना तो ये मैग्नेट चिपक जाएगा अंदर वाली डिवाइस के साथ। तो फिर वो मैग्नेट के थ्रू सिग्नल्स जा रहे हैं इनके ब्रेन में। ये जो स्पीच प्रोसेसर है यहाँ से आवाज़ जा रही है और मैग्नेट के थ्रू आवाज़ जा रही है अंदर तक ना। तो बेसिकली इनके कान में कुछ एक चीज़ थी जो अल्लाह की तरफ से नहीं बनी थी, जिसकी वजह से इनको ये लॉस आया। डॉक्टर्स ने मुझे कहा ठीक है आप इम्प्लांट करवा लें। दैट वाज अ वेरी मेजर डिसीजन कि इम्प्लांट करवाना छोटे से बच्चे का, क्योंकि ये तब 3 माह का था अब्दुल्ला ना।
खैर ऑल दो मैंने कोशिश की पहले हेयरिंग एड्स लगा लूँ कि शायद हेयरिंग एड से ही आवाज़ आ जाए, लेकिन हेयरिंग एड्स का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मतलब हेयरिंग एड्स मैंने 1.5 साल लगाए रखे, एट द एंड मुझे इम्प्लांट की तरफ आना ही पड़ा, बिकॉज मैं चाहती थी कि इम्प्लांट से बच जाऊँ, सर्जरी से बच जाऊँ, ऐसे भी आवाज़ आ जाएगी, लेकिन नहीं, कोई आवाज़ उसको नहीं आई। उसके बाद जब मैंने सर्जरी का स्टेप लिया तो वहाँ पर एक बहुत ही मेजर इशू रिक्वायर्ड था। इनका सिटी स्कैन होना था और MRI होनी थी ब्रेन की। उसने अब ये डिसाइड करना था कि वेदर दे आर एलिजिबल फॉर द इम्प्लांट सर्जरी या नहीं, क्योंकि अगर तो वो कान के अंदर वो चीज़ बनी हुई थी तो ही इनकी सर्जरी हो सकती थी। अब अगर डिसाइड कर भी लिया था दिल बड़ा करके तो एक वो मरहला बहुत मुश्किल था। मतलब आप यकीन करें मेरे लिए तो शायद क़यामत ही, मतलब एक क़यामत से ही गुजरी थी मैं। रोज़ाना एक नई स्टेज थी और नया ही सब कुछ था। खैर ऑल दो फिर वो अल्हम्दुलिल्लाह MRI करवाया, सिटी स्कैन करवाया, माशाल्लाह से उसकी रिपोर्ट्स ठीक आई। फिर उसके बाद हमने सर्जरी का प्रोसेस किया और सर्जरी जो हमने करवाई, ही इज़ अ डॉक्टर, हिज नेम इज़ डॉक्टर नदीम मुख्तार। वो हिजाज़ हॉस्पिटल के सामने उनका क्लिनिक है, वो मिडेल की कंपनी को डील करते हैं। वो बेसिकली इनके ऑडियोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने फिर सारा गाइड किया कि बाहर से डॉक्टर आएंगे, डॉक्टर इकबाल खान आएंगे और वो सर्जरी करेंगे। बस फिर इसकी सर्जरी हुई नेशनल हॉस्पिटल में ना, ये जो DHA में है, वहाँ पे इसकी सर्जरी हुई और सर्जरी वाज रिक्वायर्ड 1 से 2 घंटे की सर्जरी थी। वो बहुत मुश्किल टाइम था, बहुत मुश्किल टाइम था, क्योंकि मुझे पता था कि सर्जरी के फ़ौरन बाद ICU में शिफ्ट कर देंगे। लेकिन अब्दुल्ला को वो ऑब्वियसली वो मैंने अंदर वो गार्ड्स वगैरह को पूछ रही थी बार बार कि होश आ गया बच्चे को, होश आ गया बच्चे को। वो कह रहे थे जी बच्चे को होश नहीं आ रहा। दैट वाज अ वेरी क्रिटिकल मोमेंट कि बच्चे को होश क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे भी पता था कि इट्स अ मेजर सर्जरी। खैर ऑल दो अल्हम्दुलिल्लाह उस मालिक का एहसान है कि अब्दुल्ला को होश आ गया और वो कॉन्शियस हो गया, तो फिर उसको ICU में शिफ्ट किया गया। हम लोग हॉस्पिटल में 1 से 2 दिन रहे। अब्दुल्ला जब आया तो अब्दुल्ला फुल बैंडेड था, खून से लथपथ था। अब्दुल्ला का सारा जिस्म, सारे बाल खूनो खून थे, छोटा सा था अब्दुल्ला तब। खैर बहरहाल उसके बाद वो फिर वो बैंडेड 1 हफ़्ते बाद खुला। उसके बाद इसके स्टिचेस वगैरह को हील होने में टाइम लगा। फिर 1 महीने के बाद इसको बाहर वाली आउटर डिवाइस लगी, जो कि बच्चों के कानों पे अभी भी लगी हुई है। और फिर वो आउटर डिवाइस लगी, उसका स्विच ऑन हुआ। अंदर से पहले उन्होंने मशीन का, अंदर वाली मशीन का स्विच ऑन किया। स्विच ऑन करने के बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त यही होता है कि डॉक्टर साहब यही बता रहे थे कि जी या तो ये रोने लग जाएगा, क्योंकि अब ये ज़िंदगी में पहली दफ़ा आवाज़ सुनेगा, तो या तो फिर ये एक्साइटेड हो जाएगा या फिर हंसने लगेगा। अल्हम्दुलिल्लाह अब्दुल्ला बहुत खुश हुआ, मतलब जैसे ही डिवाइस लगी। और दैट वाज अ वेरी सीरियस मोमेंट। उस वक्त मैं बहुत रोई, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अब्दुल्ला अब सुनने लग गया था। लेकिन जो अभी भी स्टेज है सुनने की, ये अब स्टार्ट हुई है। अब इसको सुनाई दे रहा है लेकिन आवाज़ नहीं आ रही, सिर्फ शोर आ रहा है। मतलब जो आप बोल रहे हैं या मैं बोल रही हूँ या इन्वायरमेंटल है, सिर्फ शोर सुनाई दे रहा है। उसके लिए अब रिक्वायर्ड थी स्पीच थेरेपी। स्पीच थेरेपी के ज़रिए ही बच्चे सुन सकते हैं और बोल सकते हैं। मैं ऐसी बहुत सी फैमिलीज़ को जानती हूँ जिनके बच्चों के कॉकलियर इम्प्लांट हो गए हैं, लेकिन वो लैग कर गए हैं स्पीच थेरेपी कराने में। इसकी स्पीच थेरेपी का ये होता है कि आपने डेली बेसिस पे थेरेपिस्ट पे जाना होता है। वो आपको एक होमवर्क देते हैं, लाइक वो इनिशियली साउंड से स्टार्ट करते हैं, बेसिक साउंड्स हैं, लाइक कुछ साउंड्स हैं जो पहले से शुरू होती है इसकी ना ये थेरेपी। आफ्टर दैट थेरेपी को 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के बाद अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे 2-3 माह के बाद बोलने शुरू हो जाते हैं। जो पहला लफ्ज़ अब्दुल्ला ने कहा था वो नाना था, क्योंकि हम लोग घर में बहुत प्रैक्टिस करवा रहे थे, नाना नाना मामा, कि ये कुछ भी बोले। तो अब्दुल्ला ने 3 माह के बाद नाना बोल दिया था। ऑल दो 1 साल के बाद, 1.5 साल तक मैंने अब्दुल्ला की थेरेपी करवाई। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, फिर मैं घर पे ही थेरेपी करती थी, मैं, मेरी फैमिली। तो अल्हम्दुलिल्लाह नाव है अब्दुल्ला आपके सामने है माशाल्लाह। फिर ये स्कूल गया। स्कूल जाने के लिए भी बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि कोई भी नॉर्मल स्कूल लेने को तैयार नहीं था। वो कहते थे नहीं ये तो हेरिंग एम्पेयर्ड चाइल्ड है, तो आप किसी स्पेशल स्कूल में जाएं। बट मैंने तो ठानी भी थी कि नहीं, ये किसी नॉर्मल स्कूल से ही पढ़ेगा और इंशाल्लाह जैसे हमने पढ़ा है, आपने पढ़ा है, हम सब ने पढ़ा है, ये वैसे ही पढ़ेगा और इंशाल्लाह एक बड़ा आदमी बनेगा ज़िंदगी में। खैर ऑल दो वो भी बड़ी मुश्किलों के बाद इसका एडमिशन हुआ स्कूल में। और क्योंकि वो डिवाइस की भी जिम्मेदारी कोई भी स्कूल ले नहीं रहा था ना, क्योंकि डिवाइस इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव, तो कोई भी स्कूल डिवाइस की ज़िम्मेदारी नहीं लेता था कि जी टूट जाएगी तो हम पे ब्लेम आ जाएगा। तो मैंने उनसे कहा आप छोड़ दें, डिवाइस मेरी ज़िम्मेदारी, मेरे बच्चे की ज़िम्मेदारी, आप बस बच्चे को पढ़ाएं, मेरा बेटा अपनी डिवाइस का ध्यान खुद ही कर लेगा।
बस फिर वो आहिस्ता 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 अब अब्दुल्ला माशाल्लाह प्री-9 में है और अब्दुल्ला माशाल्लाह टॉपर है अपने स्कूल में। अब्दुल्ला फर्स्ट आता है अमंग ऑल दैट स्टूडेंट्स जो कि नॉर्मल हेयरिंग वाले। अच्छा, ये अब्दुल्ला की तो बड़ी ज़्यादा इमोशनल एक स्टोरी है कि इसमें आपको देर से भी पता चला और सारी चीज़ें डिले हुई। तो जब ईमान पैदा हुई तो इनका क्या मैटर था? इनको फिर आपने फौरी तौर पे चेक करवाया और क्या हुआ और इनका फिर क्या ट्रीटमेंट है? और बल्कि इस दौरान मैं चाहूँगा अब्दुल्ला आप अपना भी ये डिवाइस दिखाएं। इसको आप दिखा भी सकते हैं उतार के? ये देखिए, ये मैग्नेट है, ठीक है। ये मैग्नेट है, इस तरह ये मैग्नेट इसके साथ चिपक गया है। और ये मेरी आउटर डिवाइस है, ये मेरा स्पीच प्रोसेसर है और ये रिचार्जेबल बैटरीज का सारा सीन है। और ये मेरा मेन कॉइल है, जो मेन पार्ट है मेरा इस प्रोसेसर का। ओके, और इसमें इनके मदर ने ये भी बताया कि जब ये सोते हैं रात को तो ये डिवाइस उतार के सोते हैं, और जब डिवाइस उतार के सोते हैं तो इनको कोई आवाज़ नहीं आती, इन्हें कुछ नहीं पता होता कि क्या हो रहा है, कहना कुछ भी हो जाए, कोई भी आवाज़ ज़ाहिर एक डिवाइस के थ्रू, लेकिन एक नॉर्मल और इतनी खूबसूरत और अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं। तो ईमान के बारे में बताइए फिर, इसका क्या प्रोसेस था और इसको किस तरीके से हुआ, इसकी सर्जरी किस एज में हुई और अब माशाल्लाह ये भी नॉर्मल है जैसे कि हमने इससे बात की। ईमान जब पैदा हुई तो ऑब्वियसली एक डर लगा हुआ था मुझे। वैसे डॉक्टर्स ने कहा था कि अगर जेंडर चेंज हो जाए ना तो ये कॉम्प्लिकेशन नहीं आती। लाइक अगर आपका पहला बेटा है और दूसरी आपकी बेटी हो जाती है तो ये कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगी। हमने बहुत से केसेस देखे हैं कि अगर बेटे को है तो बेटी को नहीं है, लेकिन खैर बस वो किस्मत की खेल है। मेरी बेटी पैदा हुई, उसको भी सेम यही इशू आ गया, लेकिन ऑब्वियसली मुझे इस इशू को फ़ौरन से पहले पता कराना था कि ये है या नहीं। जैसे ही ईमान पैदा हुई मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर गई। द वेरी नेक्स्ट डे आई वेंट टू द आर्डियोलॉजिस्ट। मैंने उनसे कहा कि इसका टेस्ट करें। उन्होंने कहा बहुत छोटी बच्ची ले आए हैं आप, चले। मैंने कहा आप इसका टेस्ट करें। खैर ऑल दो जब ईमान का टेस्ट हुआ तो पता चला कि ईमान को भी सेम वही लॉस है, मतलब 10 सेम प्रोसीजर करना पड़ेगा। मैंने उनसे बोला कि आप ईमान का कॉकलियर इम्प्लांट कर दें। डॉक्टर साहब ने बताया कि नहीं, कॉकलियर इम्प्लांट अभी नहीं हो सकता, कम से कम भी 1 साल की जब तक बच्ची नहीं हो जाएगी तब तक इम्प्लांट नहीं हो सकता। मैंने उनसे बोला कि आप डेट नोट कर लें, 15 नवंबर इसकी डेट ऑफ बर्थ है, 15 नवंबर अगले साल 2014 में इसकी सर्जरी हम हॉस्पिटल में करेंगे। तो डॉक्टर वॉज वेरी सरप्राइज एंड शॉक्ड कि आर यू सीरियस? तो मैंने कहा जी मैं सीरियस हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी लेट सुने, क्योंकि ऑब्वियसली अब्दुल्ला की दफ़ा मैंने इम्प्लांट 2.5 साल की उम्र में कराया, जिसकी वजह से मेरे बेटे के लिए हर चीज़ में मसला आया, स्कूलिंग में मसला आया, क्योंकि वो 1 साल अपनी उम्र से पीछे था। तो मैं चाहती थी कि ईमान की दफ़ा मैं ऐसी मुश्किलात को फेस ना करूँ। और वैसे भी कॉकलियर इम्प्लांट के लिए ये रिक्वायर्ड है कि जितनी आप जल्दी करवा देंगे ना उतना ही अच्छा रिजल्ट आएगा। 5 साल के बाद तो डॉक्टर्स कॉकलियर इम्प्लांट करते ही नहीं है, मतलब जो बच्चे पैदाइशी डेफ हैं उनका 5 साल के बाद कॉकलियर इम्प्लांट नहीं होता। डॉक्टर साहब कहते हैं कि ना करवाएं, इट्स वेस्ट ऑफ मनी, आप ना करवाएं। तो इसलिए मैंने ईमान का जो था बर्थडे का केक अपनी बेटी का हॉस्पिटल में काटा। वो बहुत मुश्किल वक्त था, क्योंकि ज़ाहिर बात है जी बेटी छोटी सी थी और ऊपर से बेटी थी। देखिए मेरे ख्याल माएँ शायद बेटों के लिए हौसला बड़ा रखती हैं, बेटियों के लिए छोटा रखती हैं। तो ईमान की दफ़ा ये था कि उसकी पहली सर्जरी, उसकी सर्जरी थी और उसकी बर्थडे भी थी और वो हॉस्पिटल में थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत एहसान है जी, अल्लाह का बहुत शुक्र है कि मेरे बच्चे एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हैं और नॉर्मल स्कूल में जा रहे हैं, हर वो नॉर्मल एक्टिविटी करते हैं जो बाकी बच्चे करते हैं। यहाँ तक कि मेरे बच्चे स्विमिंग भी करने जाते हैं। वहाँ स्विमिंग के टाइम पे ये होता है कि डिवाइस उतारनी पड़ती है, उस टाइम पे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों की माशाल्लाह लिप मूवमेंट भी बहुत अच्छी है, वो लिप सिंक बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं। अगर खुदा ना खास्ता डिवाइस नहीं लगी हुई और मैं कोई बात कर रही हूँ तो वो प्रॉपर उस बात का जवाब देते हैं, मतलब उनकी लिपसिंग इतनी अच्छी, दोनों की बहुत अच्छी है। तो इसी तरह मैं उनके साथ हर तरह की फ़ील, हर तरह की जगह को एंजॉय करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कभी कोई मुश्किलात नहीं सामने आई। हाँ, डिवाइस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि डिवाइस ख़राब ना हो जाए। अब पिछले दिन अब्दुल्ला की डिवाइस ख़राब हो गई थी, ये कोई रिसेंटली 3-4 दिन पुरानी बात है। तो अब्दुल्ला को 2 दिन आवाज़ नहीं आई, बीच में संडे आ गया। अब संडे वाले दिन आपको पता है बंद हो, सैटरडे नाइट थी, मेरे अब्बू की सालगिरह थी, तो बस अचानक इसकी डिवाइस बंद हो गई, आवाज़ आनी इसको बंद हो गई। अब वो रात भी इतनी मुश्किल गुजरी, अगला दिन भी बहुत मुश्किल गुजरा। मंडे को ऑफिस खुला, क्लिनिक खुला, फिर वहाँ से डिवाइस ठीक करवाई और फिर लगाई। छोटे छोटे हर्डल्स तो ज़िंदगी में आ जाते हैं, लेकिन अल्लाह का बहुत एहसान है, उस मालिक का बहुत शुक्र है कि अल्लाह मैंने बहुत आसानी। अच्छा, थोड़ा सा आप इसकी अगर कॉस्ट बता दें कि आपको कितने में ये इम्प्लांट पड़ा, और अगर खुदा ना खासा इसमें कोई इशू आता है टेक्निकल तो रिप्लेस कैसे होता है, जो बाहर की डिवाइस है ख़ास तौर पे उसकी बैटरी टाइमिंग क्या होती है और ये सारी चीज़ें इसके बारे में। बाहर की जो डिवाइस लगी हुई है वो तो अब बहुत वो डिजिटल और मज़ीद अच्छी आ गई। मतलब मेरे बच्चों को इस वक्त जो लगी हुई है वो ओपस 2 लगी हुई है। ओपस 2 की जो प्राइस है दैट इज़ अराउंड 6 लाख। अब जो नई डिवाइस आ गई है उसके बाद सोनेट आ गई है। सोनेट की डिवाइस की प्राइस है तकरीबन 15.5 लाख।
सोनेट 2 की जो प्राइस है ना वो 15.5 लाख है। इसी तरह एक और है रोंडो, उसकी प्राइस है 11 लाख। एक और डिवाइस है उसकी है 15 लाख। क्योंकि अब जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है डिवाइसेस और अच्छी आ रही हैं, ड्यूल प्रोसेसर के साथ आ रही हैं। इंशाल्लाह बाय द टाइम जैसे जैसे ये बड़े हो रहे हैं, मैंने भी इनकी डिवाइस अब ऑब्वियसली अपग्रेड करनी है, क्या कि इनको भी और मज़ीद और अच्छा सुनाई दे। तो बस इसकी वेयर एंड टेयर ये है कि आप इसको पानी में नहीं लेके जा सकते, बारिश कभी हो तो आपको डिवाइस उतारनी पड़ती है। अब स्कूल मेरे बच्चे जाते हैं तो मैं हर वक्त इनके बैग में अम्ब्रेला रखती हूँ, ताकि अल्लाह ना करे बारिश कभी भी आ सकती है, तो इनके पास अपना सेफ्टी प्रोटेक्टर होना चाहिए। और दूसरा, खुदा ना खास्ता, जब कभी अब्दुल्ला क्रिकेट बहुत शौक से खेलता है, तो वो उस पर ये होता है कि एक स्ट्रिंग होती है, वो डोरी होती है, वो मैं लगा देती हूँ शर्ट के साथ, क्योंकि डिवाइस अचानक से ज़मीन पे ना गिर जाए, और वो ऑब्वियसली ब्रेकेबल है, प्लास्टिक की है, वो टूट जाएगी, तो वो फिर ये होता है कि यहीं तक रह जाती है, वो ज़मीन तक नहीं गिरती, तो ये बच जाती है। और इसमें आप ऐड कर दें इम्प्लांट की प्राइस। ठीक है, और जो कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी है उसकी जो अपनी प्राइस है दैट इज़ 24 लैक्स। और इनके जो डॉक्टर हैं वो बाहर से आते हैं, यूके से आते हैं, डॉक्टर इकबाल खान नाम है उनका। और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये सर्जरी मेजर ज़रूर है लेकिन सक्सेसफुल है। मतलब मैंने अभी तक कोई ऐसी सर्जरी नहीं देखी जिसमें कोई अल्लाह ना करे मिसहैप हो गया हो। सक्सेसफुल सर्जरी है ये। और प्राइस तो देखिए इसकी डॉलर्स के साथ है, जैसे जैसे आपकी डॉलर्स की प्राइस इंक्रीज़ होती है वैसे वैसे इनके इक्विपमेंट्स की प्राइस बढ़ती जाती है। और कंपनी जो ये यूज़ कर रहे हैं वो मिडेल है, इनर भी और थोड़ी आउटर। बच्चों से बात करते हैं। पहले अब्दुल्ला आपसे करते हैं कि आप अपनी मदर के बारे में क्या कहना चाहेंगे। उन्होंने आपके लिए कैसा डिसीजन लिया, क्या किया, और आप देखते हैं ज़ाहिर लाइफ में दूसरे बच्चे, आपने ऐसे बच्चे देखे होंगे जो डेफ हैं, जो नहीं सुन सकते, उनकी कैसी लाइफ गुजर रही है, और कोई भी बात आप करना चाहें। मैं सबसे पहले तो अपनी मदर को थैंक यू कहूँगा कि उन्होंने एक इतना अच्छा स्टेप लिया मेरी लाइफ के लिए। अगर ये वाला स्टेप ना लेती तो शायद आज मेरी लाइफ ज़ीरो होती, मैं कुछ भी ना सुन रहा होता, ना आज बोल रहा होता। तो थैंक यू मम्मा। और दूसरी बात मैं यही कहूँगा कि मतलब मुझे नहीं फ़ील होता कि मतलब मैंने डिवाइस लगाई हुई है और इस तरह। बिल्कुल, अभी हम बात भी करते हो, मैं को ऊंचा नहीं बोल रहा, मैं देख लो बिल्कुल नॉर्मल जिस तरह किसी को, बल्कि आम रूटीन अगर मुझे ना पता होता कि आपको डिवाइस लगी है तो शायद आपने मुझे बताया ना होता तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था, मुझे कभी पता नहीं चल सकता था। आप उधर साइड पे, हाँ नोटिस ना, आप नॉर्मल लाइफ तो गुजार रहे हैं, लेकिन आपने कोई हर्डल्स फेस किए हैं इस दौरान? अगर कोई किए हैं आप, ये तो ठीक है आप सुनते हैं, आप बोलते हैं, आप टॉप भी कर रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, तो जब आप कोई गेम वगैरह खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं या कभी घर से बाहर जाते हैं, तो कोई फियर होता है आपको या कोई हर्डल्स फेस करते हैं आप? थोड़े से फील होते हैं कि जैसे जब मैं मस्जिद चलाता हूँ तो मुझे जुम्मा पढ़ना होता है मस्जिद में। जब मैं मस्जिद में नमाज़ पढ़ता हूँ तो मुझे सबसे बड़ा डर ये लगता है कि मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ, अब मैं नमाज़ तोड़ भी नहीं सकता और मेरी डिवाइस को छीन के ना भाग जाए। एक ये मुझे बड़ा मतलब लगता है कि कोई डिवाइस लेके ना भाग जाए। तो अब मैंने एक रूल बना लिया अपना कि इमाम साहब की जो तीसरी या चौथी साफ़ है मैंने वहाँ नमाज़ पढ़नी, क्योंकि वहाँ सारे बुजुर्ग होते हैं, वहाँ इस तरह शरारतें नहीं होती। तो मैं वहाँ नमाज़ पढ़ता हूँ, जुम्मे की भी हो या जौन सी मर्जी नमाज हो। और मैं हर डे स्कूल में भी थोड़े से फेस करता हूँ, बच्चे बहुत मजाक कराते हैं, कोई छोटा है कोई जैसा भी है, कोई किसी को मुझे डिवाइस लगी हुई है तो कहेंगे मैं चल ये वो, मतलब लोग करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। लेकिन मैंने इस चीज़ को कभी फील नहीं किया। मैं कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, अब मेरे जो मुझे तकलीफ़ मिल गई है लेकिन मैं फिर भी अल्लाह का शुक्र ना करता हूँ। लेकिन जो मेरे 3 दोस्त हैं वो इतने मेरे मतलब मेरी डिवाइस की इतनी केयर करते हैं, वो अपनी भी नहीं करते होंगे। एक दफ़ा मेरी स्कूल में हो गई थी डिवाइस बंद, मेरा क्या हुआ था, मेरी बैटरी लो हो गई थी या कोई इशू हुआ था, वायर का कोई इशू हो गया था। तो मैं अब मतलब वो लास्ट पीरियड चल रहा था, सेकंड लास्ट पीरियड में मेरी मतलब डिवाइस बंद हो गई। अब लास्ट पीरियड मम्मा ने कहा कि बेटा मैं क्यों लेने हूँ, आपका ऑफ तो होने वाला है तो आप घर आ जाना। अब मेरा वो एक दोस्त था, उसका नाम है अब्दुल वहाब, उसने मुझे माशाल्लाह इतना सपोर्ट किया, इतना सपोर्ट किया, इतना सपोर्ट किया। जब मैं निकला तो मुझे तो कोई आवाज़ नहीं आ रही, अब्दुल वहाब ने मेरा इस तरह हाथ पकड़ा हुआ था, हाथ पकड़ के मैंने लेके जा रहा था। और फिर उस दिन हम लोग बैट बॉल भी लेके आए हुए थे स्कूल में। मैंने विदाउट डिवाइस क्योंकि मुझे आवाज़ तो आ नहीं थी, मैंने विदाउट डिवाइस क्रिकेट खेली थी स्कूल में। आप वहीं से अंदाज़ा लगा लें कि मैंने किस तरह खेलती है। मेरी लिपसिंग पावर इतनी तेज़ है, और जो इशारे हैं वो तो हर बंदा ही समझता है, लेकिन मेरी लिपसिंग पावर बड़ी तेज़ है। एक ये हर्डल मैंने थोड़ा फेस किया था कि मेरी स्कूल में डिवाइस बंद होगी। और टीचर की अगर बात करें तो मेरी टीचर से इतनी अच्छी बॉन्डिंग है कि पूरा स्कूल मुझे जानता है। सबसे बड़ी जो और इतनी ख़ास खूबी है ना मेरे अंदर, अगर मैंने क्लास में कोई टॉप किया, क्योंकि स्कूल में इतने बच्चे होते हैं, बच्चों को ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है, तो मेरा सबसे बड़ा ये केस है। मैं कोई अच्छा काम करूँगा या फिर जिसने मुझे कोई मिलना है, मतलब मुझे अगर किसी ने मिलना है तो वो मुझे पकड़ लेगा कि डिवाइस लगी हुई है। और मेरी टीचर के साथ जो बॉन्डिंग है, इतनी अच्छी बॉन्डिंग्स है मेरी, कोई ऐसा टीचर नहीं है जो मुझे ना पसंद करता हो, सारे टीचर मुझे इतना पसंद करते हैं। और जब मैं क्लास में मॉनिटर बना था
तो सारे मतलब शॉक हो गए थे कि एक हियरिंग लॉस का बच्चा मॉनिटर बन रहा है स्कूल में और 96-97% लेके आ रहा है। तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरी लाइफ बहुत ईजी है। थोड़े से अडर्स फेल होते हैं कि मतलब जब मैं चला जाता हूँ ओएसिस, लेकिन अब मुझे ओएसिस में भी इतना फील नहीं होता। ओएसिस में लिपसिंग होती है, मामा पापा के साथ रहना होता है, तो बस मतलब मुझे इतना फील नहीं होता, बट थोड़ा बहुत होता है। अब क्रिकेट जब खेल रहे थे तो मेरे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा डर लगता है कि मैं ना राइट हैंड बैट्समैन, और मेरी ये यहाँ लगी हुई, जब मैं राइट हैंड में खड़ा होता था ना बैटिंग करने के लिए, तो मुझे सबसे बड़ा डर लग रहा था कि मुझे बॉल ना लग जाए। और अगर मैं हेलमेट पहनता हूँ तो मुझे सबसे बड़ा इशू आता है कि यार हेलमेट पहनूंगा, डिवाइस हिलेगी, मुझे आवाज़ नहीं आएगी। मैं तो क्रिकेट के अंदर थोड़ा सा है, लेकिन मैं मतलब एक तो होती है ना बड़ी क्रिकेट, मैं वो नहीं खेलता, मैं भाई दोस्तों में खेलता हूँ क्रिकेट, और उनको भी पता है कि मेरे साथ तकलीफ है, तो वो भी आराम से मुझे बॉलिंग कराते हैं। और मुझे दूसरा फील्डिंग में बड़ा डर लगता है, कोई कैच पकड़ लिया, कोई रन आउट हो गया, किसी ने बॉल की थ्रो फेंकी हो, वो मेरे सर पे लगी, थोड़ी बहुत करने पड़ते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ अल्लाह का शुक्र है कि मुझे ये डिवाइस। और ईमान बेटा आप बताएं, आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी फर्स्ट बर्थडे हॉस्पिटल में थी। मेरी फर्स्ट बर्थडे हॉस्पिटल में हुई और केक भी 12 o'clock रात को कटा था और सुबह मेरा ऑपरेशन हुआ था। तो जब ऑपरेशन हुआ आहिस्ता आहिस्ता मुझे भी होश आई, मामा ने फिर ऐसा ऐसा मुझे दिखाया, फिर इस तरह मेरा केक भी कटा, तो मुझे बहुत रोना आया अजीब सा। बस फिर मामा भी थोड़ा बहुत क्राई किया, तो इसलिए दुनिया में हमेशा माँ बाप होने चाहिए। और बस थैंक यू वेरी मच जी, ये बड़ा एक अच्छी डिस्कशन हो गई है। और जो भी लोग मज़ीद डिटेल वगैरह आपको इन्होंने बता दी है, वीडियो के अंदर भी आप नीचे कमेंट्स भी करेंगे, या जो आपके जानने वाले लोग हैं कहीं पे किसी कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर ऐसी वीडियो शेयर करें कि लोगों तक एक मैसेज पहुंच जाए। आगे नसीब की बात है, देखें अल्लाह ताला की तरफ से अगर कोई आजमाइश आती है तो उसका सलूशन भी अल्लाह ताला ने दे रखा है, तो उसका सलूशन को ज़रूर आप ऑप्ट करें। कोई भी मेडिकल साइंस बहुत तरक्की कर चुकी है, तो साइंस का इस्लाम से बड़ा गहरा ताल्लुक है। साइंस के जो टेक्नोलॉजी का, साइंस का भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए। जहाँ पे भी आपको कोई भी प्रॉब्लम है उसका सलूशन अल्लाह ताला ने दिया, वो लें। आपको वेरी वेरी बेस्ट विशेस, अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी में हमेशा कामयाब करें, आप इसी तरह टॉप करते रहें। और इंशाल्लाह किसी एक दिन जब ईमान भी अब्दुल्ला भी बड़े हो जाएंगे, और अभी भी बड़े हैं माशाल्लाह, जब ज़्यादा बड़े हो जाएंगे किसी मकाम पे होंगे, ज़रूर इनके साथ मैं बैठ के एक वीडियो करूँगा कि ये बच्चे हैं जिनका कैरियर देखें कहाँ से शुरू हुआ था, और माशाल्लाह ये नॉर्मल बच्चों की तरह बेहतरीन अब्दुल्ला ने माशाल्लाह से अपना यूट्यूब का चैनल बनाया ताकि वो बच्चों को, लोगों को अवेयर कर सके इस कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी के बारे में और अपनी ज़िंदगी के बारे में। उसमें वो अपनी जर्नी खुद से बता रहा है कि मेरी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। और तो आप प्लीज़ अब्दुल्ला के यूट्यूब चैनल को भी फॉलो करें, उससे आपको बहुत सी चीज़ों की और फर्दर ऑन मज़ीद अवेयरनेस डे बाय डे मिलती रहेगी। स्पीच थेरेपी के बारे में भी अब्दुल्ला आपको गाइड करेगा कि थेरेपी कैसे करवानी चाहिए और किस तरह होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह हम आपके साथ यूट्यूब का लिंक भी शेयर करते हैं, तो डू फॉलो अब्दुल्ला। एंड प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अपने बच्चों की ज़िंदगी की खातिर, उनकी खातिर उनका कॉक्लियर इम्प्लांट करवाएं। हेयरिंग के बगैर कोई ज़िंदगी नहीं है। आप खुद अपने बारे में सोचें, 10 मिनट के लिए अपने कान बंद कर लें। क्या आप ज़िंदा रह सकते हैं? आप सर्वाइव कर सकते हैं? नहीं, कोई सर्वाइव नहीं कर सकता। तो अपने बच्चों के लिए अपना दिल बड़ा करें, अपना हौसला बड़ा करें, और उनके सुनने में मदद करें आप प्लीज़। ये मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप अपने बच्चों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें सुनने के लिए, बोलने के लिए, क्योंकि सुने बगैर, बोले बगैर कोई ज़िंदगी नहीं। पास डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा है अब्दुल्ला के यूट्यूब चैनल का, लाजमी जाएँ, सब्सक्राइब करें और आगे 200 तक भी पहुंचाएं, और उस पे जो इन्फॉर्मेशन आती है वो ख़ुद भी सुने और दूसरे लोगों तक भी पहुंचाएं। बहुत शुक्रिया।